स्टूडेंट, कंसेप्ट इस क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। बैक वाली वीडियो में हम लोग विभवमापी का जो दूसरा उपयोग था, जिसको हम बोलते हैं किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं, उसको हम क्या किए थे, निकाले थे। आज हम लोग मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। यूनिट 2 जो है हमारा पूरा तरीका से जो लेक्चर है वो खत्म हो गई, सभी थ्योरी को पढ़ लिए और उस थ्योरी पर आधारित हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसका अध्ययन करेंगे जो मोस्ट वीवीआई है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि थ्योरी अगर आप अच्छे तरीका से अध्ययन किए होंगे, सभी वीडियो को लगातार देखे होंगे, तो आपको मोस्ट वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आपको बनाने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बात और है कि अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, तथा अगर वीडियो आपको पसंद आती होगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि सभी बच्चे के पास पहुंच जाए। और थोड़ा सा आपको यहाँ से देखिएगा, मैं आपके लिए इतना अगर मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी थोड़ा सा हक बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तभी लाइक और कमेंट कीजिएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए क्या है मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। एक सेल का विद्युतवाहक बल ई वोल्ट है। एक सेल है जिसका विद्युतवाहक बल ई वोल्ट है। विद्युतवाहक बल का अध्ययन हम लोग बैक वाली वीडियो में बहुत अच्छे तरीका से किए हैं। विद्युतवाहक बल किसे कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं। तो विद्युतवाहक बल ई वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। इसे स्मॉल आर ओम के बाह्य प्रतिरोध से, यानी जितना इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, उतना ही इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। यानी बाहरी प्रतिरोध को कैपिटल आर नहीं लिखना है, वहां भी हमें स्मॉल आर ही लिखना है। और जोड़ने पर आपको बताना है कि उस सेल का टर्मिनल विभवांतर कितना होगा, यानी मुझसे भी पूछ रहा है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान समझिएगा। यहां से हमारे पास विद्युतवाहक बल और टर्मिनल विभवांतर और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच एक दिन हम क्या किए थे, बैक वाले वीडियो में हम विद्युतवाहक बल, इंटरनल रेजिस्टेंस तथा टर्मिनल विभवांतर के बीच हम एक संबंध पढ़े थे। और उस संबंध से हमारे पास एक फार्मूला आया था, और वो फार्मूला कितना था, तो वो फार्मूला था मेरा, ध्यान समझिएगा, E बराबर V प्लस IR। इसको हम बोलते हैं विद्युतवाहक बल, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर, और इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के चलते जो वोल्टेज प्राप्त होती है। यानी दोनों का योगफल इस विद्युतवाहक बल के क्या होता है, बराबर होता है। अब इसको आगे बढ़ रहे हैं, इसको बाबू ऐसे लिख सकते हैं, V का अगर हम सूत्र तोड़ते हैं उनके नियम से तो I, लेकिन यहाँ कैपिटल R होना चाहिए। लेकिन कह रहा है कि कैपिटल R की जगह पर आपको स्मॉल r का ही उपयोग करना होगा। तो यहाँ लिख देंगे स्मॉल r अब प्लस IR, जब इसको जोड़ेंगे तो 2IR हो जाएगा। और इसलिए अगर मुझे IR का मान निकालना होगा तो क्या हो जाएगी, E/2। और इसी को आप क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज भी। तो अब यहां से यही पूछ रहा है कि टर्मिनल विभवांतर कितना होगा, यानी ये वैल्यू V के बराबर हो जाएगी। तो V बराबर क्या हो जाएगा, E/2। दिमाग में गई है, V बराबर E/2 हो जाएगा। तो टर्मिनल विभवांतर कितना होगा, विद्युतवाहक बल की क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगी। यानी इसका राइट आंसर कौन आप मारिएगा, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा E/2 वोल्ट। E/2 वोल्ट। बात समझ में आ रही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक प्राथमिक सेल का विद्युतवाहक बल 2 वोल्ट है। एक प्राथमिक सेल है जिसका विद्युतवाहक बल 2 वोल्ट है। इसे लघुपथित कर देने पर, देखिए जब लघुपथित कर दीजिएगा, ध्यान समझिएगा, तो लघुपथित कर देने पर जो इसकी टर्मिनल विभवांतर है वो हमेशा शून्य हो जाती है। टर्मिनल विभवांतर का मान हमेशा क्या लेना है, शून्य लेना है। यह 4 एम्पियर का धारा देता है, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, पुनः इसी फार्मूला को बनाएंगे। अब देखिए यहाँ क्या करना है, ध्यान समझिएगा। अब यहां से हमें E बराबर V प्लस IR सूत्र होता है। अब यहां से हमें क्या करना है, E का मान रखना है। देखिए E का मान कितना है, 2 वोल्ट,
और ये लघुपतित कर देंगे तो टर्मिनल विभवांतर कितने हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब प्लस आई, आई देखिए दिया हुआ है इसमें कितना 4, और इंटरनल रेजिस्टेंस मुझसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो इसी तरह अगर हम 0 में और 4R से गुना करके जोड़ेंगे तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4R हो जाएगा। और जब इसको हल करेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगी, 2 बाई, यहां से R बराबर क्या हो जाएगी 2/4, इसको कटाएंगे 1/2, और 1/2 का आधा कितना होता है 0.5 होता है। कितना होता है 0.5। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए 0.5 ओम कहाँ है, ये वाला है, तो इस पर हम लगा देंगे। आंतरिक प्रतिरोध कितनी होगी 0.5 ओम होगी। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक सेल का विद्युतवाहक बल 1.5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.15 ओम है। ये आंतरिक प्रतिरोध है 0.15 ओम है। इस सेल से 2 एम्पियर की धारा ली जाती है तो सेल के दोनों सिरों के बीच वोल्ट में मापा गया विभवांतर क्या होगा, यानी मुझे टर्मिनल विभवांतर निकालना है। तो आई होप इसी फार्मूला पर पुनः इसको बनाएंगे। तो देखिए ध्यान से इसको हम कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल r का मान दे दिया 0.15 ओम। ध्यान समझिएगा, धारा कितनी बह रही है I आपका 2 एम्पियर का। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं तो आपका कह रहा है कि विद्युतवाहक बल दिया हुआ है, तो विद्युतवाहक बल आपका दिया हुआ है कितना 1.5 वोल्ट। तो हमसे पूछ रहा है कि टर्मिनल विभवांतर कितनी होगी, भी निकालना है। तो हमारे पास सूत्र क्या होता है, E बराबर V प्लस IR। अगर मुझे भी निकालनी होगी तो भी बराबर क्या हो जाएगा E माइनस IR। अब यहां से हल कर लेंगे, E माइनस IR। E का मान देखिए कितना है 1.5 है, तो यहां से लिख देंगे 1.5, और I का मान कितना है देखिए 0.15, सॉरी I का मान आपका 2 है और R का मान आपका है 0.15। जब इसको हल करते हैं तो जब गुना करिएगा इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 30 आ जाएगी, यानी 0.30, और 1.5 में ले 0.30 को जब घटाते हैं तो ये हो जाएगा 1.20 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ऑप्शन में देखिए 1.20 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए एक दिष्ट धारा लाइन में वोल्ट मीटर V1 एवं V2 श्रेणी में संबंध है, यानी एक दिष्ट धारा का अर्थ होता है डीसी, डायरेक्ट करंट। कोई दिक्कत? दिष्ट धारा लाइन में ये आपकी जो नेक्स्ट वाली जो आपकी यूनिट आएगी उसमें दिष्ट धारा और आपको प्रत्यावर्ती धारा पढ़ना है। प्रत्यावर्ती धारा का अर्थ होता है अल्टरनेटिंग करंट, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है और जिसका मान कभी बदलता नहीं है, उसे दिष्ट धारा कहते हैं। दिष्ट धारा लाइन में वोल्ट मीटर है और V1 और V2 है। वोल्ट मीटर V1 और V2 है और दोनों किस क्रम में है, श्रेणी में। श्रेणी में क्या है, संबंध किए गए हैं। वोल्ट मीटर V1 में पठ्यांक 80 वोल्ट है, यानी इसमें V1 का जो वोल्टेज है वो 80 वोल्ट है, समझिएगा। एवं उसका प्रति वोल्ट प्रतिरोध, प्रति वोल्ट मतलब 1 वोल्ट पर इतना ओम है, तो इतना वोल्ट पर कितना होगा। तो सबसे पहले 80 में और 200 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो आपकी जो V1 है उसके लिए प्रतिरोध निकल जाएगी। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि V2 का कुल प्रतिरोध 32 किलो ओम है, तो बताइए उसकी वोल्टेज कितनी होगी, आपसे यही पूछ रहा है। तो ध्यान समझेंगे इसको हम कैसे। मेरा V1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 80 वोल्ट, इसके लिए रेजिस्टेंस R1 क्या कर देंगे 80 गुने कितना, प्रति वोल्ट कितना है देखिए 200, तो 80 में 200 से गुना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 16,000 हो जाएगी ओम। और आपसे V2 पूछ रहा है वाट, और इसका जो R2 है वह दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है। तो R2 का मान कितना दिया हुआ है 32 किलो ओम। कितना दिया हुआ है 32 किलो ओम। अब किलो को हटाएंगे तो इसमें 1000 से गुना कर देंगे तो ये 32,000 ओम हो जाएगी। लेकिन हमसे V2 पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे, और श्रेणीबद्ध है। तो ध्यान दीजिएगा श्रेणीबद्ध में धारा का मान नहीं बदलता है,
विभव का मान क्या होता है, बदलता है। तो सबसे पहले हम पहला जो आपका विभव है, जो रेजिस्टेंस दिया है, इससे हम धारा का मान निकालते हैं। तो ओम के नियम से सूत्र क्या होता है, V बराबर I R। तो यहाँ 1 कर देते हैं, यहाँ 1 कर देते हैं। इसलिए अगर I का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V1 बाटा R1 हो जाएगी। और V1 का मान कितना रखेंगे, तो 80 रखेंगे। और R1 का मान कितना रखेंगे, तो 16,000 रखेंगे। कोई दिक्कत समझ में आ रही है? एक जीरो से एक जीरो को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। 8 दूनी 16, यानी ये 1 बाटा कितना हो जाएगा, 200 I का मान। और हम दूसरा केस में अब चलते हैं, हमें विभव निकालना है। तो पुनः ओम के नियम से V2 बराबर यहाँ क्या होगा, I बदलेगी नहीं, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी। और I का मान रख देंगे 1 बाटा 200 और R2 का मान रख देंगे 32,000। 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे और ये 16 दूनी 32 हो जाएगा, यानी 160 वोल्ट। कोई दिक्कत? तो लेकिन कह रहा है कि लाइन वोल्टेज ज्ञात करना है। ध्यान समझिएगा, एक और बात यहां से मिस्टेक हो गई कि कह रहा है कि लाइन वोल्टेज, यानी दूसरा वोल्टेज आपसे नहीं पूछ रहा है, टोटल सप्लाई पूछ रहा है। तो V1 के पास 80 वोल्ट है, अब V2 के पास 160 वोल्ट है। तो 160 में और इस 80 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमारा आ जाएगा 240 वोल्ट। यानी लाइन वोल्टेज की सप्लाई कितना होगी, 240 वोल्ट का होगा। कितना वोल्ट का होगा, 240 वोल्ट का होगा। बात समझ रहे हैं? 160 वोल्ट V2 हो गया और 80 वोल्ट V1 हो गया। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 वोल्ट हो जाएगी। कोई दिक्कत? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम आधारित है। अभी हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं किरचॉफ का, ये बहुत मोस्ट VBI है, वहां भी हम बताए थे कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वह आवेश संरक्षण के नियम पर क्या करता है, आधारित है। इसके नियम को पालन करता है, क्योंकि संधि जो होती है उसमें जंक्शन जो होती है आवेश को ना तो उत्पन्न करता था ना ही नष्ट करता था। अगर यही क्वेश्चन में द्वितीय नियम पूछ दिया जाए तो द्वितीय नियम पूछेगा तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर मारिएगा। द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है और प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर क्या है, आधारित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। और क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग क्या होता है। हम पढ़े हैं किरचॉफ के प्रथम नियम से कि संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजीय योग शून्य के क्या होती है, बराबर होती है। तो देखिए एक नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कोई हार्ड नहीं होता है, 95% मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ला सकते हैं। बट आपकी थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए। थ्योरी को अगर अच्छे तरीका से अध्ययन कीजिएगा, हम जितने इलेक्ट्रिक करंट में लेक्चर बनाए हैं सभी वीडियो को देखिएगा, तो आपकी ऑटोमेटिक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पकड़ाने लगेगी। 95% आप इसमें नंबर ला सकते हैं। बट जितने भी थ्योरी के वीडियो है उसको आपको देखना होगा। तब यहां से देखिए विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हैं क्या होती है, शून्य होती है। तो इसमें हम आंसर लगा देंगे शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। यह भी हम लोग थ्योरी में पढ़े हुए हैं। दो सेलों का जिनका विद्युत वाहक बल E1 एवं E2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 एवं R2 है, ध्यान समझिएगा, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए अब इस एक नंबर जो होती है रटंत विधियां नहीं है, आप थ्योरी पढ़िए ऑटोमेटिक बनेगा। अब देखिए इसमें हमें कौन सा जो ऑप्शन है उसको लगाना होगा, कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। क्रम पकड़िएगा, कैसा क्रम है, समानांतर क्रम है। दो सेल है, एक E1 है एक E2 है और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एवं R2 है। तो हमारे पास समानांतर क्रम की जब कहानी पढ़ रहे थे, सेलों का संयोजन हम लोग पढ़े 3 प्रकार से होता है। एक को बोलते हैं श्रेणी क्रम, एक को बोलते हैं समानांतर क्रम, एक को बोलते हैं मिश्रित क्रम। तो वहां समानांतर क्रम में हम फॉर्मूला पढ़े थे कि तुल्य विद्युत वाहक बल का जो सूत्र होता है, अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो देखिए, तब जाकर आपको ये समझ में आएगी। E तुल्य बाटा R तुल्य का सूत्र होता है E1 बाटा R1 प्लस E2 बाटा R2, इसी तरह प्लस E3 बाटा R3 प्लस डॉट 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 En बाटा Rn। तो हमें दो ही कहानी है,
दो ही विद्युत वाहक बल है, दो ही इंटरनल रेजिस्टेंस है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इस ई तुल्य का मान क्या होगा। इसी को बोलते हैं तुल्य विद्युत वाहक बल। तो अगर हम यहां से ई तुल्य निकालें, ध्यान समझिएगा, अगर हम यहां से ई तुल्य निकालें, ये हो जाएगा E1 बाटा R1 प्लस E2 बाटा R2, और ये आपका डिवाइड है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी R तुल्य। यानी ई तुल्य बराबर सूत्र हो जाएगा E1 बाटा R1 प्लस E2 बाटा R2 गुने R तुल्य। तो सबसे पहले मुझे इसका क्या निकालना होगा, सबसे पहले मुझे R तुल्य का मान निकालना होगा। तो R तुल्य कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखिएगा R तुल्य कैसे निकालेंगे। तो हम लोग पढ़े हैं कि समानांतर क्रम में R तुल्य का जो मान होता है वह होता है 1 बाटा R तुल्य बराबर 1 बाटा R1 प्लस 1 बाटा R2। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये R1 इंटू R2 हो जाएगा, होगा ना। अब जब R1 से डिवाइड करेंगे तो R1 कट जाएगा, यानी R2 प्लस R1 हो जाएगा। ये 1 बाटा R तुल्य का मान हो गया। लेकिन हमें R तुल्य का मान निकालना है, तो जब R तुल्य निकालेंगे हम यहां से R तुल्य, तो ये वैल्यू पलट जाएगी, R1 इंटू R2, अब बाटा में R2 प्लस क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा ना। R1 इंटू R2 बाटा में R2 प्लस R1। अब इसके जगह पर ये वाले मानों को क्या कर देंगे, रख देंगे। तो जब रखते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ई तुल्य, इसका भी हम एलसीएम निकाल देते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा R1 इंटू R2। अब देखिए R1 से R1 कट गया तो E1 R2, E1 के पास R2 जाएगा, अब प्लस ये E2, R2 से R2 कट गया, R1 जाएगा, गुने R तुल्य का मान रखेंगे R1 इंटू R2, अब बाटा में R2 प्लस R1 या R1 प्लस R2, कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए R1 इंटू R2 यहां से क्रॉस क्या हो गया, कट गया, बचा कितना, E1 R2 प्लस E2 R1, यानी के साथ 2 है, 2 के साथ 1, अब बाटा में 2 प्लस 1 चाहे 1 प्लस 2। तो अब ऑप्शन को मैच करेंगे कि कौन ऑप्शन में ये जाकर मिल रहा है। देखिए E1 R1 ये गलत है, E1 के साथ क्या लगा होना चाहिए, R2 लगा होना चाहिए। E1 R2, E2 R1, बाटा में R1 प्लस R2 चाहे R2 प्लस R1। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, B होगा। कोई दिक्कत, दिमाग में गई बातें, समझ में आ रहा है आपको। या हम समानांतर क्रम जब सेलों का संयोजन पढ़ रहे थे तो वहां पढ़े थे कि ई तुल्य यानी किसी सेल का विद्युत वाहक बल तुल्य विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है ई तुल्य बटा आर तुल्य। हमें ई तुल्य पूछ रहा है तो आर तुल्य यहां से क्या है, मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड है, इधर ला दिए मल्टीप्लाई, और पुनः आर तुल्य का मान निकाले और हल कर दिए। तो हमारा जो आंसर आया वो आंसर क्या आया, E1 R2 प्लस E2 R1 बाटा में R1 प्लस R2। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, देखिए नेक्स्ट कह रहा है हीट स्टोन सेतु का उपयोग होता है। हीट स्टोन सेतु हम लोग पढ़े हैं। हीट स्टोन सेतु एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर तथा सेल को लेकर एक बंद परिपथ का निर्माण किया था, जिसकी सहायता से अज्ञात चालक के प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है, जिसमें 4 प्रतिरोध को लेकर एक चतुर्भुज आकार बनाया था, जिनके एक बिकड़ों के बीच एक सेल जुड़ा था और एक बिकड़ों के बीच एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा था। यही ना थ्योरी में पढ़े हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हीट स्टोन सेतु का उपयोग होता है अल्प प्रतिरोध को मापने के लिए, उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए, उच्च एवं अल्प दोनों के लिए। देखिए हीट स्टोन सेतु जो है उच्च प्रतिरोध को भी मेजर करता है, अल्प प्रतिरोध को भी क्या करता है, मेजर करता है। यानी इसकी राइट आंसर सी होगी, उच्च एवं अल्प प्रतिरोध दोनों के लिए हीट स्टोन सेतु का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि E1 तथा E2 विद्युत वाहक बल वाले दो सेल एक विभवमापी के तार की क्रम से, विभवमापी हम लोग बैक वाले वीडियो में पढ़े हैं, विभवमापी के तार की क्रम से L1 एवं L2 लंबाई पर संतुलित होते हैं, तो इसका शर्त क्या है, हम लोग पढ़े हैं। इसका शर्त होता है E1, दो सेलों को विद्युत वाहक बल के तुलना करने के लिए सूत्र क्या होता है, E1 बाटा E2 बराबर L1 बाटा L2। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, B होगा। कोई दिक्कत, तो इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 11। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एक विभवमापी के तार का प्रतिरोध इतना ओम मीटर है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना है, धारा इतना बहती है, तो तार का विभव प्रवणता ज्ञात करें। यानी विभव प्रवणता हमसे पूछ रहा है के का मान। ये बहुत सिंपल है, कैसे बनाएंगे इसको देखिए। तो हमारे पास सूत्र प्रतिरोधकता दिया है, तो हमारा मान दिया है किसका, प्रतिरोधकता का। तो प्रतिरोधकता को हम रो से सूचित करते हैं 40 गुने 10 के पावर माइनस 8 ओम मीटर। देखिए कितना सिंपल से बना रहे हैं हम। क्षेत्रफल आपका एरिया हो गया 8 गुने 10 के पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। धारा कितनी बह रही है, 0.2 एम्पियर। तो तार का विभव प्रवणता हमसे पूछ रहा है। तो विभव प्रवणता का सूत्र होती है, यहां से ध्यान समझिएगा, जिसको हम के से सूचित करते हैं, पढ़े हैं V बाटा L जब विभवमापी का अध्ययन कर रहे थे। विभव प्रवणता का सूत्र क्या होता है, K बराबर V बाटा L। अब यहां से देखिए हमारे पास विभव तो मालूम नहीं मालूम है, तब यहां से लिखेंगे K बराबर V का सूत्र होता है ओम के नियम से विद्युत धारा गुने प्रतिरोध। तो यहां लिखेंगे V बराबर IR, और पुनः यहां से लिखते हैं कि हमारे पास सूत्र होती है R बराबर रो एल बाटा ए। जब लंबाई दिया हो, प्रतिरोधकता दिया हो, क्षेत्रफल मालूम हो, तो प्रतिरोध बराबर सूत्र क्या होता है, रो एल बाटा ए। अब यहां से हम मान रख देंगे, ये नीचे एल ज्यों का त्यों। अब यहां से इसका मान रखते हैं, तो के बराबर हो जाएगा आई, आर के जगह पर ये हो जाएगा रो एल, अब बाटा में एल, और इसका एरिया नीचे वाला। बात समझ रहे हैं, नीचे वाला होगा ना। अब यहां से क्या कर देंगे, एल से एल कट जाएगा, बचेगा कितना, आई रो बाटा ए। अब ऊपर देखिए सबका मान दिया हुआ है। आई का मान हम रखेंगे 0.2, रो का मान रखेंगे 40 गुने 10 के पावर माइनस 8, और एरिया का रखेंगे 8 गुने 10 के पावर माइनस 6 रखेंगे, और इसको कटा देंगे। देखिए क्या करना है इसमें, इस पॉइंट से इसका 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 4, और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगी। जब ये ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर माइनस 2। बात समझ में आई, डायरेक्ट कैसे कटा दे। देखिए इस दशमलव से ये 0 कैंसिल, ये 2 से 8 4, और पुनः ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्योंकि 0 तो इस पॉइंट से ही हट गया है। ये निगेटिव है, और ये ऊपर गया, निगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो निगेटिव 8 पॉजिटिव 6 घटाइएगा तो माइनस 2, 10 के पावर माइनस 2 आएगी। इसका विभव प्रवणता वोल्ट प्रति मीटर। तो हम देख रहे हैं कि इसके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या किया है कि 10 के पावर माइनस 2 को नीचे ला दीजिएगा तो ये 100 बन जाएगा, और जब 1 में 100 से भाग देंगे तो 0.01 आ जाएगा। यानी इसका राइट आंसर कितनी आ जाएगी, 0.01 वोल्ट प्रति मीटर। 0.01 वोल्ट प्रति मीटर। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है। तो हमारे पास विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है E बराबर W बाटा Q। W क्या होती है, कार्य होती है, और Q क्या होता है, आपका आवेश होता है। तो कार्य का होता है वो कितनी होती है, तो ml स्क्वायर T−2 होता है, और आवेश का जो बीमा होता है वो कितना होता है, IT होता है। तो जब इसको ऊपर हल करेंगे तो ml स्क्वायर और T−3, एक ऊपर गया तो T−3 I−1। अगर I नहीं दिया रहता है तो I को हम A भी बोलते हैं। तो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। देखिए ये वाला हो जाएगी ml स्क्वायर T−3 नहीं, T−2 है ये, ml स्क्वायर T−3 A−1, ml स्क्वायर T−3 A−1, या A को हम I भी बोलते हैं। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी होता है, ये भी हम पढ़ाए हैं थ्योरी में। जब आंतरिक प्रतिरोध पढ़ा रहे थे हम बताए थे इलेक्ट्रोड का अर्थ होता है, जहां हम बताए थे कि एक एनोड होती है, एक कैथोड होती है। किसी सेल के अंदर धारा का प्रवाह दो प्रकार से होता है, बाहर पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, और अंदर आइएगा तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, जिसके चलते वो जो आपका अपघट्य है उसका एक अपना रेजिस्टेंस होता है, जिसके चलते विभव पतन हो जाती है, और वो विभव जिस रेजिस्टेंस के चलते प्राप्त होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। पढ़ाए थे वहां बैक वाले वीडियो में। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी क्या होती है, तो उसके हम क्या बताए थे, समानुपाती होता है। यानी एनोड और कैथोड
जो आपकी इलेक्ट्रोड है इनकी दूरी जितना ही बढ़ाइएगा आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा, घटाइएगा उतना ही घटेगा। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। ये अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती को ही बोलते हैं समानुपाती। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, देखिए श्रेणी क्रम के संयोजन में सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा। अब देखिए यहां से हम 4 क्वेश्चन को आपको समझाने जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। श्रेणी क्रम के संयोजन में सेलों का आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो श्रेणी क्रम के संयोजन में सेलों का आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र होता है R तुल बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस कहां तक? Rn तक। तो उसका जब हम तुल प्रतिरोध निकालते हैं तो कितना आता है? NR, यानी एक रेजिस्टेंस का nवा गुना, तो ये अधिक आएगी ना, तो इस केस में हमें क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। लेकिन यही क्वेश्चन में यहाँ समानांतर क्रम दे दिया रहता और पूछता कि समानांतर क्रम के संयोजन में सेलों के आंतरिक प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वहां आपको ऑप्शन मारना होगा घट जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ समानांतर क्रम क्वेश्चन में रहेगी तो वहां आपको आंसर मानना है घट जाता है, श्रेणी क्रम रहेगा तो बढ़ जाएगा, क्योंकि समानांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r तुल बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। बात समझ में आई? एक नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार आ जाएगा कि मान लेते हैं कि n सेल दिया हुआ है और एक सेल का विद्युतवाहक बल E है और उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो उसका तुल्य विद्युतवाहक बल कितना होगा? तो इसका सूत्र क्या होता है? श्रेणी क्रम की, देखिए क्रम जो है आपको पकड़ना होगा। श्रेणी क्रम होगा तो उसके लिए सूत्र होता है E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस En। तो जब इसको हम हल करते हैं E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस En और सबका वैल्यू जब E के बराबर होता है तो इसका आंसर कितनी आ जाती है? एनी आ जाती है। तो राइट आंसर क्या मारिएगा? एनी। और जब प्रतिरोध का बात करेगा श्रेणी क्रम में तो एनआर, लेकिन यही क्वेश्चन समानांतर में आ जाएगा तो हमें मारना होगा आपको, इसका सूत्र होता है श्रेणी क्रम के संयोजन में अगर हमसे ई विद्युतवाहक बल दिया है और एन सेल का पूछ रहा है तो एनी हो जाएगी, प्रतिरोध पूछेगा तो कितना हो जाएगा? एनआर हो जाएगा। कोई दिक्कत? और समानांतर क्रम में अगर यही कहानी रेजिस्टेंस में पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगी आपका? n बाटा, अगर मैं 1/r तुल निकालूं तो यहाँ क्या हो जाएगी बताइए? ऊपर n नीचे r, तो यानी इसका राइट आंसर r बाटा क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। होगा ना, पलटिएगा तो r बाटा क्या मिलेगी आपको? n मिलेगी। कोई दिक्कत? तो इतनी बातें जो है आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई होप आपको अच्छे तरीका से मोस्ट में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम हीट स्टोन सेतु किरचॉफ तथा हीट स्टोन सेतु पर आधारित जो सर्किट के न्यूमेरिकल है उसका हम अध्ययन करेंगे और एक से एक आपको वहां ट्रिक बताएंगे कि 1 नंबर में आती है क्वेश्चन तो कैसे उसको जल्दी से सॉल्व कर दिया जाता है। टाइम नहीं देना पड़ता है, तो उसमें हम एक से एक आपको ट्रिक बताएंगे जो आप पेन उठाए बिना पेन उठाए हुए उस न्यूमेरिकल को आप क्लिक कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोई दिक्कत? तो अगर आपको वीडियो समझ में आई होगी तो आपका एक लाइक तो बनता है, एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।